मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। जो लोग अल्लाह ताला की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना, वो मरे हुए नहीं हैं बल्कि अल्लाह के नज़दीक जिंदा हैं और उनको रिस्क भी मिल रहा है। और जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है उसमें खुश हैं। और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल न हो सके उनकी मारिफत खुशियां मना रहे हैं और क़यामत के दिन उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन जाबिरिन यक़ूलु समिअतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल मकामे रसूल हो जाए, एक कांटा है फूल हो जाए। दिल मकामे रसूल हो जाए। छेड़ दो जिक्र
आलम, छेड़ दो जिक्र सैयद आलम, रहमतों का नुज़ूल हो जाए, रहमतों का नुज़ूल हो जाए। दर पे हाजिर है ये रियाज़ हज़ी, दर पे हाजिर है ये रियाज़ हज़ी, चाकरों में कबूल हो जाए, दिल मकामे रसूल हो जाए। एक कांटा है फूल हो जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ ऑनरेबल मेंबर्स के लिए। आप सब जानते हैं कि हमने डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया हुआ ई पार्लियामेंट बनाने के लिए, और तकरीबन सेक्रेटेरिएट में तो ये हो गया, मगर मेंबर्स के साथ जो आपको लॉजेस में ऑर्डर ऑफ द डे आता है, जो यहाँ पे दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, रूल्स ऑफ बिज़नेस की आप लोग ढूंढ रहे होते हैं, और उसके अलावा जो जो लेजिस्लेशन आएगी, तो ये आईपैड आप सब के लिए हैं। ये नंबर 1 जो है हमारा गेट, उसके वहाँ पे वो मेंबरान बैठे हुए हैं, उसमें आपका वो पासवर्ड वगैरह भी फीड कर देंगे, तो ये काइंडली आप लोग ले लीजिए। और ये मैं ये भी कहूँगा, जो मेंबरान यहाँ तशरीफ़ नहीं रखते उनको हम सर्कुलर तो कर देंगे, आप भी अपने कोलीग्स को इत्तला दे दीजिएगा कि वो भी आके ले लें। और जिस तरह मेंबरान, ऑनरेबल मेंबरान इसमें ये हमें बताते जाएंगे, तो हम उनको पेपर भेजना फिर बंद कर देंगे, उनकी मेज़ पे भी पेपर भेजना बंद कर देंगे, ताकि वो ये हो जाए। और इसमें एक और गुजारिश, अगर आप किसी दिन भूल के आ जाते हैं तो फिर उसके लिए हम पेपर एहतियातन रखेंगे, या हो सकता है कि एक आधा 2 आईपैड हम यहाँ पे रख लें इन केस किसी मेंबर को ज़रूरत होगी। बट कुछ देर हम प्रिंटिंग करते रहेंगे जब तक इंडिविजुअली आप सब नहीं हमें जी। तो ये इंशाल्लाह परमानेंटली ये आपके पास चला जाएगा ना। आप अगर वहाँ गए हैं, लॉजेस में गए हैं, तो आप देखना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ द डे किया है, मैंने जाके पार्टिसिपेट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी है, रूल्स देखने, तो वो आपके लिए आसानी रहेगी, तो आपके साथ हो गई है जी। क्वेश्चन आर सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर है 27। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। जनाब स्पीकर, मुझे आपसे
खुसूसी तौर पर हमेशा आपने शफकत की है, मेहरबानी की है पार्लियामेंट के अंदर हाउस बिजनेस के हवाले से। यहाँ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा सर, इसमें क्वेश्चन में खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अरबों रुपए की इजाफा हो जाता है। बहुत से प्रोजेक्ट ये हैं कि शुरू होते हैं और कंप्लीट होने से पहले बंद हो जाते हैं। मैंने इस पे जिसारत की थी कि किसी तरीके से कोई लेजिस्लेशन कर सकूं, कोई कानून साजी कर सकूं। एक बिल मूव किया था जी, जिस पे गवर्नमेंट ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेंबर के साथ हम बैठ के इसके ऊपर कोई बेहतर कानून साजी करेंगे या हम खुद गवर्नमेंट कोई कानून साजी करेंगे कि ये अरबों खरबों रुपए जब जिसका नुकसान होता है और इससे भी बच जाएंगे और इस गरीब मुल्क का पैसा जो ज़ाया हो रहा है और वो जो ग्रे स्ट्रक्चर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स खड़ी हैं और वो फिर किसी काम की नहीं रहती। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिनिस्ट्री को रूलिंग दें कि जो बिल मेरा मौजूद है उस पर उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी जिसारत नहीं की कि हमारे साथ बैठे और बिल को तो लेंगे, वो उन्होंने सुन लिए, बट आप क्वेश्चन इस पे कीजिए। इस सर ये क्वेश्चन बात यही है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, वो जो बाबुओं ने सरकारी जवाब बना के दिया वो अवाम सुनेगी और बात खत्म हो जाएगी। जो हमारी कानून साजी के लिए हमने जो बिल बनाया था। अरमुगान साहब। जनाब स्पीकर जी, अगर रफीउल्लाह साहब जो बात पूछना चाह रहे हैं उसका इस जवाब में बड़ा तफसीली जवाब है। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ये खुद से मंसूबे नहीं देता जिसकी बचत हो या अखराजात हो। ये सिर्फ मॉनिटरिंग करता है, फ्रेमवर्क करता है। महकमाना प्रपोजल्स आती हैं, जो अप्रूव्ड प्रपोजल है उसे PSDP का हिस्सा बनाया जाता है और फिर उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं, एग्जीक्यूट हम नहीं करते। अगर रफीउल्लाह साहब को स्पेसिफिक कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आ दूँ जी। इस पे कोई सप्लीमेंट्री नहीं है। सैयद तारिक हुसैन साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, वो हो गई ना बात, आपने क्वेश्चन ही नहीं कहा, आपने कुछ और बात कर दी, उसको चलने दीजिए। अब सैयद तारिक हुसैन साहब। सैयद तारिक हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह सर, मेरे सवाल जो है क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 195 सर। आंसर भी टेकन एज रेड। यस सर। सर इसके ऊपर दो सवाल थे, दोनों इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हैं। एक तो सर उन्होंने कहा कि खुद ये कह रहे हैं कि लो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड टू GDP, तो इसके ऊपर क्यों नहीं हम इसको बढ़ा के रखते? मतलब खुद अगर मिनिस्ट्री कह रही है कि हमने बहुत कम पैसे रखे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो एक सही बात है कि एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखने चाहिए। तो ये बता दें कि इसके ऊपर ये पैसे क्यों नहीं ज़्यादा रखे जाते। और दूसरा इन्होंने कहा है कि ये सर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम देते, अगर उसका कोई प्रोविंस वाइज हमें ब्रेकअप मिल जाता और उस पर कितने पैसे रखे गए जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने से। जी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फरहान नाज साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। एक्चुअली इसमें तीन फैक्टर्स हैं। जो 33% है वो हेल्थ का है, 33.3% एजुकेशन एंड 33.3% स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। आई विल बी आंसरिंग फॉर द एजुकेशन बिकॉज ये ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ भी रिलेटेड है। और he very rightly said that we should improve in our budget and we should give more. But as far as his second question was, province-wise, if he wants, this was an SIFC project that was under the umbrella of which NAFTAC had taken certain initiatives, and there were 10 sectors that they had asked us to work on. And province-wise, I can tell them, and like the 10 were aesthetic, health and care services, agriculture, banking and finance, construction with electrical and engineering, driving trades, hospitality, tourism, information technology, languages, manufacturing and textile, mines and mineral industry. Now, province-wise, if he wants the information, Balochistan में health and care के 700 किए, ICT में 1350, KP में 660, Punjab में 3710 and Sindh में 1135. So the grand total which the students went through the training was 7,000. मैं ऑनरेबल मेंबर्स साहिबान से कहूँगा आपके पीछे खड़ी हो के कुंडी साहब,
कुंडी साहब आपके पीछे खड़ी होकर जवाब दें जी। Sorry. Total was 7,555 in aesthetic was done in all these provinces. Then the agriculture was Balochistan 535, ICT 475, KPK 440, Punjab was 1,570, Sindh was 295, so 3,313 were taking place. Banking and finance mein Balochistan was 90, ICT was 285, KPK was 190, Punjab was 930, Sindh was 280, so 1,775. Construction with electrical energy was done in 280 Balochistan, 1,380 in ICT, 1,230 in KP, Punjab 2,310, Sindh 830, and grand total was 6,030. Driving trades mein 108 was in Balochistan, 650 was ICT, 160 was KP, 280 was Punjab, 100 was Sindh, so 1,358. ठीक जी. Information and technology mein 3,175 was Balochistan, ICT was 6,235, KP was 3,950, and Punjab was 22,815, Sindh was 6,920, total 43,095. And languages mein Balochistan mein 220, ICT 1240, 505 KPK, Punjab 985, and Sindh 400. So total was 3,350. Then manufacturing and textiles 920 in Balochistan. आपने तो लगता है बहुत लंबी तैयारी की है, but I think बाकी Sorry, तो I just wanted to. And this. जी. इनका जो eventually ये मैंने बता तो दिया. इसका it was 15 अरब रुपए ये मुख्तस किए गए हैं, 3 साल का ये है, and 5 मिलियन जो है ये हर साल के लिए है, तो 10 अरब खर्च हो चुके हैं और 5 अरब अब रहते हैं जी. थैंक यू जी. सप्लीमेंट्री आमिर डोगर साहब. सर शुक्रिया. आई रियली अप्रिशिएट के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा ने बड़ी मेहनत के साथ तैयारी की है. सर इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो सर अभी इंफॉर्मेशन ये आई है कि पंजाब के सारे MNAs परेशान हैं. आज इजलास ख़त्म हो रहा है, हमने अपने घरों को जाना है. GT रोड भी बंद है और मोटरवे भी बंद है. सर इसके लिए कुछ जवाब दीजिएगा. सर इसके लिए हम चाहते हैं कि आप स्पीकर साहब कुछ करें. MNAs कैसे वापस अपने घरों को जाएंगे? अली सरफराज साहब आए हैं, सुबह 4 बजे लाहौर से चले हैं और अब आकर पहुंचे हैं. सर वो कहते हैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, तो वापस सबने जाना है. अली सरफराज साहब पैदल आ रहे थे क्या? सर नहीं, पैदल नहीं आए गाड़ी पर हैं, लेकिन वो कहते हैं जिस तरह मैं आया हूँ रास्ते ब्लॉक हैं, GT रोड भी और मोटरवे भी. मुझे तो ये नहीं समझ आती कि फ़लस्तीन के लोग खुश हैं एग्रीमेंट से जी, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम खुश नहीं हैं. जो स्टेक होल्डर है वो खुश हैं. इसका मैं कुछ करता हूँ सर जी. शाजिया सोबिया साहिबा सप्लीमेंट्री. थैंक यू सर. सर आई अप्रिशिएट मैडम फरा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है. मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि जो आप कह रहे हैं स्किल ट्रेनिंग की, तो आप कौन कौन सी स्किल ट्रेनिंग्स हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं और अब तक कितने लोगों की? क्योंकि जो स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है वो या तो 3 महीने की हैं या 6 महीने की हैं. तो 3 महीने और 6 महीने में हमारे जो स्किल ट्रेन वर्कर्स हैं वो कहाँ पे जॉब ले सकते हैं? क्योंकि अभी भी अगर आप देखें गल्फ कंट्रीज़ में या दूसरे ममालिक में जो स्किल ट्रेनिंग वर्कर्स हैं वो अभी भी श्रीलंकन, बांग्लादेश और इंडियन की प्रायोरिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिमांड है. पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत कम हैं और हमारी ट्रेनिंग क्या 3 महीने और 6 महीने की इतनी अच्छी है कि वो उनको बीट कर सके? और आगे क्या प्लान है कि वो इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं और कितना फंड है और किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है फंड? जी पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन. जी बहुत शुक्रिया. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द फंड. 15 अरब फंड मिला है और ये SIFC के अम्ब्रेला के थ्रू हुआ है. जी जी
अच्छा, जो प्रेजेंटेशन है ये 10 साल की दी गई है. ओवरसीज पाकिस्तानीज और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हैं, दे विल बी गिविंग अस द डेटा कंट्री वाइज व्हाट द डिमांड इज. When we get the data from them, then we will cater to that demand and we will do it. Abhi filhal, like with Saudi Arabia and other countries, we are signed MOUs and we are sending our skilled workers over there. But until and unless overseas Pakistani and human resource development gives us the data, we cannot know exactly कि कितनी demand है बाहर और कहाँ भेजना है. So we are waiting for their requirement. Thank you. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मिर्जा अख्तियार बेग साहब. Thank you, Mr. Speaker. Question number 59 deferred during 18th session. जी, आंसर भी टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री पूछें. स्पीकर साहब, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्रिप्टो करेंसी का, बट ये बिल्कुल अनक्लियर है. इसकी मुख्तलिफ औकात पे मैंने डिटेल मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वो डिटेल नहीं मिल सकी. ये जवाब मैंने पढ़ा है, इसमें भी आखिर के जो 3 सेक्शन मैंने पूछे थे, डी वेदर पाकिस्तान इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री डीलिंग इन दिस बिटकॉइन, जवाब नहीं दिया गया है. उसके बाद ई में मैंने पूछा था वेदर पाकिस्तान इन फैक्ट दैट मोर देन 20 मिलियन पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन द बिटकॉइन बिजनेस, उसका भी जवाब नहीं दिया. और तीसरा आखिरी था, इस दिस स्कीम टैक्स नेट में लाई जाएगी कि नहीं. सवाल ये है कि जो जवाबात दिए हैं उनके अगेंस्ट स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और गवर्नर, डिप्टी गवर्नर यहाँ आए थे, और उनसे जब हमने पूछा कि इज दिस क्रिप्टो करेंसी ऑपरेशन इन पाकिस्तान इज लीगल, वी वाज टोल्ड कैटेगोरिकली, ही सेड नो. बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ऑपरेशन पाकिस्तान में इसलिए अब तक लीगल नहीं है कि उसका कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बना. अब तक किसी भी चीज़, किसी भी ऑपरेशन का जब तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बन सकता, वो ऑपरेशन बाय लॉज के मुताबिक नहीं चल सकता. मेरा सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो काउंसिल इतनी बाइख्तियार है कि इन बातों के बावजूद वो अपने तौर पे काउंसिल बना रही है, मेंबर की अपॉइंटमेंट हो रही है, मुल्क से बाहर जाके रोड शोज हो रहे हैं, और साथ में ये कहा जा रहा है कि हम रिजर्व्स बिल्डअप करेंगे बिटकॉइन के जरिए. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. आई वुड लाइक ऑनरेबल मिनिस्टर टू गिव मी क्लैरिफिकेशन ऑन इट. थैंक यू सर. शुक्रिया. तारिक फजल चौधरी साहब. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. सर, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनरेबल मेंबर ने जो बात की है, क्रिप्टो जो है ये एक नया सब्जेक्ट है पाकिस्तान में, और इसको प्रॉपरली रेगुलराइज करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और ये नोटिफाई हुई है 14 मार्च 2025 बाय फाइनेंस डिवीजन. इसी तरह वर्चुअल एसेट्स ऑर्डिनेंस 2025, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड वाइड कैबिनेट डिवीजन नोटिफिकेशन 21 जुलाई 2025. तो सर, ये वो तमाम रेगुलेशंस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर क्रिप्टो को पाकिस्तान में बाकायदा रेगुलेट किया जा रहा है, और उसका फ्रेमवर्क जो है वो तश्कील दिया गया है. बाकी अगर फर्दर कोई डिटेल अगर पूछना चाहते हैं तो वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चूँकि जैसे मैंने गुजारिश की कि ये बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, और हम चाह रहे हैं कि ये इर्रेगुलर तरीके के साथ यहाँ पे इसको ना इसके साथ मामलात चलें, इसको प्रॉपर रेगुलराइज करके अथॉरिटी और सारी वो फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है वो हम कर चुके हैं. इसमें कैबिनेट डिवीजन भी है, फाइनेंस डिवीजन भी है. थैंक यू सर. शुक्रिया. जी, मिसेस मुदस्सिर सहर. जी, शुक्रिया स्पीकर साहब. मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो इसको रेगुलेट करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ खबरें ये आती हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो इलीगल ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल हो रही है, यानी इट कैन बी एन अल्टरनेट ऑफ हुंडी एंड हवाला, और जो ड्रग मनी है उसके लिए भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस्तेमाल हो रही है. तो ये बड़ा तजाद है और इसमें बड़ा इबाहम है कि एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक इसको एज ए लीगल इंस्ट्रूमेंट जो है वो नहीं एक्सेप्ट करते, और दूसरी तरफ जो है वो
हुकूमत की तरफ से इसको प्रमोट भी किया जा रहा है, तो ये जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है कि आया जो है हम कोई कॉन्क्रीट होमवर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये इज़ जस्ट क्रिएशन ऑफ अनदर कन्फ्यूजन और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक को एक और जो है चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई है। बहुत शुक्रिया जी। तारिक फजल चौधरी साहब। जनाब स्पीकर, इसमें क्रिप्टो को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोमोट या डी प्रोमोट करने की बात नहीं है। हम इसको रेगुलराइज कर रहे हैं, हम इसको चैनलाइज कर रहे हैं। और जो ऑनरेबल मेंबर ने बात की है कि क्या इसको हवाला और हुंडी के हवाले से इस्तेमाल करने की कोई इस वक्त न्यूज़ है, तो फ़िलहाल तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अभी इस वक्त इनफील्ड क्रिप्टो जो है वो पाकिस्तान में उस तरह राइज नहीं है ये करेंसी, और इसकी आगे इसकी किसी तरह की भी गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ही वो तमाम फ्रेमवर्क जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ इससे पहले सवाल में, वो बनाए जा रहे हैं ताकि रेगुलराइज तरीके से क्रिप्टो का काम पाकिस्तान में चल सके। थैंक यू सर। जी शुक्रिया। शाहिदा अख्तर अली साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल चूँकि दोनों मेंबर्स ने ऑलरेडी कर दिए, एक ये है कि इसमें इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी भी रिक्वायर्ड होगी और अच्छी खासी मिकदार में आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। सेकेंडली ये कि जब आप इंस्ट्रूमेंट्स इंपोर्ट करेंगे इसके लिए, तो उसके लिए भी पूरा आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जिस पे आपकी इंपोर्ट की कास्ट भी बढ़ेगी। और अगर अभी तक सिर्फ कौंसिल है और बाकायदा पॉलिसी भी नहीं बनी, तो हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि क्योंकि जो आईटी का सब्जेक्ट है ये तो हर 5 मिनट के बाद आप देखेंगे तो एक नया वर्जन आ जाता है, तो पिछला तो आपका बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो इसके लिए भी कोई ऐसी हिकमत अमली है कि ताकि हम अपडेटेड रहें, ये ना हो कि हम इंस्ट्रूमेंटल और सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं और वो फिर ऑब्सोलीट हो जाए और जितना भी इंपोर्ट है वो भी ज़ाया हो जाए। थैंक यू। शुक्रिया जी। चौधरी तारिक फजल चौधरी। जनाब स्पीकर, जो जिस कंसर्न का इजहार ऑनरेबल मेंबर ने किया है, गुजारिश ये है कि ये तो सिर्फ क्रिप्टो में नहीं बल्कि जितनी भी इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और ख़ास तौर पे आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है, कई और ऐसी मिसालें हैं कि नई टेक्नोलॉजीज़ और नई इनोवेशंस जो हैं वो सिस्टम के अंदर इंटरवीन कर रही हैं और आ रही हैं। तो नेचुरली जो नए वर्जन आते जाते हैं वो इनकॉर्पोरेट होते रहते हैं। और जो ऑनरेबल मेंबर ने बात की है कि अनइंटरप्टेड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, तो यकीनन न सिर्फ क्रिप्टो बल्कि और ऐसे कई ऐसे इस वक्त भी इनफील्ड हैं आईटी के शोबे में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे अनइंटरप्टेड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविजन दी गई है। तो बाकी जिस तरह की इसकी फॉर्मुलेशन है और जिस तरह गवर्नमेंट का इस पर कंसर्न है, हमारे बाकायदा जो है इसके ऊपर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जदीद तकाज़ों के मुताबिक इसको आगे लेके चला जाएगा। शुक्रिया जी। संजय परवानी साहब। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई है, तो इसके मेंबर्स कितने हैं और उसकी मेंबर्स बनने के लिए क्राइटेरिया क्या ली हुई है सर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मतलब इसके कितने मेंबर्स हैं सर? शुक्रिया। बड़ा प्रिसाइज सवाल है तारिक फजल चौधरी साहब। सर ये प्रिसाइज सवाल है, लेकिन सर ये बिल्कुल एक फ्रेश क्वेश्चन है, तो इसके लिए मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अगर इसकी उन्हें डिटेल चाहिए बोर्ड की, काउंसिल की और कितने उसमें मेंबर्स हैं, तो उसके लिए एक फ्रेश क्वेश्चन दें। बड़ा प्रिसाइज जवाब है। शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अली मोहम्मद साहब। सर क्वेश्चन नंबर 61। The answer be taken as read. 61 सप्लीमेंट्री पूछे जी। सर इसमें मोहतरम हमारे मिनिस्टर साहब से एक सवाल है। पाकिस्तान मोहतरम मिनिस्टर साहब तरक्की करेगा तो हम सब की उसमें कामयाबी है, हुकूमत चाहे किसी की भी हो। लेकिन मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है मोहतरम मिनिस्टर साहब, हालांकि आपकी मिनिस्ट्री नहीं है और आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपका नहीं है, आप डॉक्टर हैं, लेकिन ज़ाहिर है पार्लियामेंट्री अफेयर्स आपको जवाब देना पड़ता है। मैंने भी ये जवाब दिए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद होते या उनके कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, कोविड के दौरान पाकिस्तान का GDP 3 पे था। जब हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही थी, रजीम चेंज हो रहा था, मिनिस्टर साहब पाकिस्तान का GDP 6 को तकरीबन टच कर रहा था। मेरा सर आपसे सवाल ये है कि रजीम चेंज के बहुत से नुकसानात में से एक नुकसान ये भी हुआ
कि वो जो जीडीपी ग्रोथ 6 पे जा रही थी, आप हमें आज एग्जैक्ट बताइए कि 2022 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा रही थी उस वक्त जीडीपी 6 के करीब पहुंच चुका था, बल्कि टच कर रहा था। कोविड में जब जर्मनी, जापान, यूके, अमेरिका और इंडिया 0 या माइनस में जीडीपी था, हमारा तब भी 3 पे था। आज जीडीपी ग्रोथ क्या है? और दूसरा, आपका तकरीबन 1.25 साल या मेरे ख्याल में शायद 1.5 साल तो नहीं हुआ, लेकिन 1.25 साल तो तकरीबन हो गया होगा। इस दौरान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एग्जैक्टली कितनी आई है? क्या पहले से बढ़ी है हमारे दौर से या कम हुई है? अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है? और ये जरूर बताते जाइएगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं। अभी हाल ही में गुल अहमद क्लोज हो रही है। बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो या छोड़ के जा रही हैं या जा चुकी हैं, अपने प्लांट्स बंद कर रही हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? जब कोविड के दौरान कंपनियां हम चला रहे थे, आपके दौर में सर बंद क्यों हो रही हैं? तो 3 सवाल आ गए आपके पास, वो अगर आप चाहें मैं दोबारा समराइज कर देता हूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है और कंपनियां क्यों बंद हो रही हैं, और अगर कोई इंक्रीज आई है तो कितनी आई है, और जीडीपी ग्रोथ इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के दिन 6 को टच कर रही थी। आप 2022 से लेकर आज 25 में हम बैठे हुए हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन पाकिस्तान टुडे एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग? थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब, आप एक जवाब के पाबंद हैं और उसके अलावा जो आप जवाब देना चाहें इज योर प्रोगेटिव। सर, गुजारिश ये है कि इसमें जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल किया है और उसमें कुछ उन्होंने अपनी इस पर राय का और अपने को कमेंट्स भी दिए हैं और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि वो ख़ुद भी इसी सीट पे इसी मनसब पे फाइज रहे हैं और ये जवाबात वो देते रहे हैं। जवाब का कुछ हिस्सा जो है वो सियासी नौइयत का है, रजीम चेंज और वो सारा, और उसके बाद गो के पाकिस्तान में कोई रजीम चेंज नहीं हुई थी, बल्कि बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक गवर्नमेंट को जो हटाया गया था उसका तरीका जो है पाकिस्तान के आइन में दर्ज है और कोई भी ऐसा तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया था। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ कि जिसमें कोई गैर आइनी काम किया गया हो या किसी तरह की कोई नॉन आप ये कहें कि पॉलिटिकल उसके अंदर कोई कार्रवाई की गई हो, तो लिहाजा वो एक बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ थी। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त इनफ्लो कितनी है, आउटफ्लो कितनी है, इसका तमाम जवाब बड़ी डिटेल में ये चार्ट यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी तफसील से दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर आप देखें तो अभी कल कैबिनेट की मीटिंग में भी जो अदाद शुमार दिए गए हैं कि 1 महीने के अंदर जो ज़र तरसीलात पाकिस्तान के अंदर आ रही है, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ, वो पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड है। इसी तरह इससे पिछले महीनों में भी जो ज़र तरसीलात आती रही हैं पाकिस्तान में, वो रिकॉर्ड इजाफा उनमें हो रहा है। बाकी जो यहाँ से कैपिटल लोग पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हैं, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आ रही है और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि हम तमाम तर वो सहूलियात इन्वेस्टर्स को फ्राहम करें जो यहाँ पे सिस्टम को सहूलतकारी इसको बेहतर बनाना, उन्हें सिक्योरिटी मुहैया करना, माहौल को साजगार बनाना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो तमाम कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक नंबर चाहिए अली मोहम्मद खान साहब को, तो मेरी गुजारिश है कि मुझे कोई आप एक नया क्वेश्चन देंगे तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा। थैंक यू। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिर्जा इख्तियार बेग साहब। Thank you, Mr. Speaker. My question is 86 deferred from 18th session. The answer be taken as read. Supplementary पूछें। सर, मुझे ज़्यादातर जवाबात तो मिल गए हैं, 2 जवाब जो सबसे क्रूशल एंड कोर थे वो नहीं दिए गए हैं। पहला हमने ये पूछा था कि अगर ये क्रिप्टो करेंसी लीगल है तो पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कैसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये FATF के मुनाफी है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में भी कुछ जगह पे आया गया है और कुछ कंट्रीज इसीलिए नहीं इसको अपना रही कि उनको FATF के जुमरे में इसको बताया गया। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि प्लीज़ ऑनरेबल मिनिस्टर ये बतलाएं कि किस तरह से फॉरेन रिजर्व हमारे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए बढ़ेंगे। और स्टेट बैंक को उन्होंने जवाब में लिखा है स्टेट बैंक ज़्यादा बेहतर बता सकता है, तो स्टेट बैंक से भी पूछा जाए कि एक तरफ आप फिर इसको इलीगल क्यों कह रहे हैं। मुझे सिर्फ डर ये है कि यूथ नौजवानों ने इन बातों को सुन से हैवी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में करना शुरू कर दिया है। ऐसा ना हो कि फिर ये जब बिटकॉइन क्रैश हो
तो उन सब का इन्वेस्टमेंट, यूथ का इन्वेस्टमेंट जो है वो बुरी तरह से मारा जाए। थैंक यू सर। मिनिस्टर साहब। जनाब स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर का जो सवाल है उसमें बुनियादी तौर पे इससे पहले भी उन्होंने सवाल जो है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से किया था और मैंने वो तमाम तर तफसीलात जो है वो ऐवान के सामने रखी थी कि बुनियादी तौर पे जो एक अपना ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो एक अथॉरिटी कायम की गई है और उसके बाद जो दूसरा इसको मैकेनिज़्म बनाया गया है क्रिप्टो को पाकिस्तान के अंदर बाकायदा एक रेगुलराइज चैनल से आगे बढ़ाने का, ये वही सारे इकदाम हैं जिनकी वजह से हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि इसके अंदर किसी तरह के कोई फ्रॉड्स ना हो, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस ना हो। उसके साथ साथ क्रिप्टो के जायज़ और लीगल इस्तेमाल को फ़रोग़ देना, ये गवर्नमेंट की जो है इस वक्त पॉलिसी है। पूरी दुनिया में क्रिप्टो जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ आगे आ रहा है, लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बिज़नेस में भी इसकी ट्रांजैक्शन जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में जारी है, इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन हमारे यहाँ पे चूँकि ये चीज़ बिल्कुल नई है, लिहाजा अभी जो मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की पाकिस्तान में कि लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स को भी तहफ़्फ़ुज़ देना ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और ये सारी जो रेगुलराइजेशन की जा रही है क्रिप्टो की और इसको अथॉरिटी बना के इसकी तमाम जो है वो इफ्स एंड बट्स का जायज़ा लिया जा रहा है, वो इक़दाम उन्हीं खदशात के तहत किए जा रहे हैं जो ऑनरेबल मेंबर ने जिनका इजहार किया है। शुक्रिया सर। जी मिस्टर मुजाहिद अली। शुक्रिया स्पीकर साहब। मिनिस्टर साहब से ये पूछना है कि ये क्रिप्टो करेंसी हो गया या बिटकॉइन हो गया, शरई लिहाज से इसकी क्या पोजीशन है? और मेरे ख्याल में ये जो हमारा इस्लामी नज़रियाती कौंसल है उनसे भी राय लेनी चाहिए कि इसकी शरई पोजीशन क्या है। थैंक यू। जी मिनिस्टर साहब। जनाब स्पीकर, अभी तक तो कोई इस तरह का सवाल जो है वो क्रिप्टो के हवाले से उठाया नहीं गया। ऑनरेबल मेंबर ने जो बात की है, जो हमारे कंसर्न क्वार्टर्स हैं, हम ज़रूर उन तक पहुंचाएंगे और अगर इसमें अगर हमने राय लेनी पड़ी तो बिल्कुल लेंगे। मेरा उनकी इस राय से कोई इख्तलाफ नहीं है। जी नाइमा किश्वर साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मेरा यही क्वेश्चन था कि इस हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से या कोई इस उलमा का कोई बोर्ड बनाया गया है, क्योंकि यही सुनने में आ रहा है कि कोई ये हलाल या शरई लिहाज से इस पे पॉइंट उठ रहे हैं कि कोई ये हलाल उसका वो नहीं है, शरई लिहाज से इस पे सवाल उठ रहे हैं। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से इस पे कोई राय ली गई है या उसको उस हवाले से ये बिटकॉइन के हवाले से उनका कोई राय ली गई है, उनकी तरफ रेफ़र किया गया है कि नहीं? थैंक यू जी। शुक्रिया। मिनिस्टर साहब तारिक साहब। जनाब स्पीकर, गवर्नमेंट की बिल्कुल ये कोशिश है कि जो हमारी फाइनेंशियल जितनी भी हमारे मामलात होते हैं उनके अंदर जो हमारी शरीयत के कवानीन हैं उनका ख्याल रखा जाए। आपको याद है कि पाकिस्तान में जब बहुत ज़्यादा एतराज़ात हो रहे थे कि जो बैंक्स जो कर्ज़े देते हैं उन पर जो वो सूद लेते हैं, उनके बारे में भी यही बात कही जा रही थी कि ये खिलाफ शरीयत है और उस बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शन है उनका आगाज़ हुआ। और अब जो क्रिप्टो के हवाले से चूँकि ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, तो अगर तो मैं ऑनरेबल मेंबर से कहूँगा कि उनके पास अगर कोई इनपुट है तो वो ज़रूर शेयर करें। और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि हम अपने जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके नोटिस में ये बात लाएंगे और इंशाल्लाह इसको हम वैलिडेट भी कराएंगे और ये तमाम हमारे जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं वो इस पर अपना अपना इनपुट ज़रूर देंगे और उसे इनकॉर्पोरेट भी किया जाएगा। जी शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस शाइस्ता परवेज साहब। Not present. Next question, Mr. Asif Khan. Not present. Next question, Ms. Shugufta Jumani साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर मेरा क्वेश्चन नंबर है 31। ये आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछें। सर मैंने जो मनसूबाबंदी और तरक्की खुसूसी इक़दाम की जो सवाल किया है कि आया गुर्बत में हालिया इजाफा, आमदन में अदम मसावत और देही अफलास दूर करने के लिए वजारत ने मुतल्लिका वफाकी वजारतों और सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से मनसूबाबंदी के मरबूत अमल का आगाज़ क्या किया है? तो इन्होंने कहा है कि अमल शुरू किया गया है, लेकिन
जो अदम मसावात की जो बात है कि शहरी और देही इलाकों में जो अदम मसावात पाई जाती है, उस हवाले से मेरा सवाल है कि ऐसे कौन से देही इलाके हैं जहाँ पे आपने यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, या सिर्फ शहरी इलाकों में ही यूनिवर्सिटीज़ बनाने का कोई प्रोग्राम है। और यहाँ पे इन्होंने ये जवाब में मुझे कहा है कि आदाद और शुमार फराम करता है और ताकि अहदाफी इक़दामात में रहनुमाई मिल सके। अभी तक इनको कोई ऐसी रहनुमाई नहीं मिल सकी है, इस मिनिस्ट्री को बने हुए अरसा गुजर गया है। तो जो अदम मसावात है शहरी और देही इलाकों में, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? शुक्रिया। उसके लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं? सही है। चौधरी अरमान सुबानी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं इसमें मैडम की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये बुनियादी तौर पर डिवॉल्व सब्जेक्ट है। मिनिस्ट्री प्लानिंग इसमें SDGs के ज़रिए कई प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं। हम प्रोग्राम देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसे रन करते हैं सूबाई अदारे। मैं मैडम की तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कि राइजिंग टुगेदर, ये आपके सवाल का एक जवाब है जिससे आपके जवाब की मुकम्मल तौर पर निशानदेही होगी कि पाकिस्तान के वो अजला जहाँ जो गुरबत ज़दा हैं उनमें बेशुमार मनसूबाजात जारी किए हैं। 2024 से लेकर 2027 तक एक प्रोग्राम मुरतब किया गया 40 अरब से। जैसा कि मैडम राजनपुर ज़िला है, बदीन है, सजावल है, कश्मोर है, ठठा है, थरपारकर है, शांगला है, तोरगर है, शुमाली वजीरिस्तान है, शिरानी, जालमक्सी, कोलू, बारखान, किला अब्दुल्ला, जोब, मूसा खेल, डेरा बुगटी, जाफराबाद, अबारान, ये ऐसे अजला हैं जिसमें सूबाई नहीं मरकज़ से फंड्स देकर लोगों को बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए PSDP का हिस्सा बनाया और 40 अरब रुपये देकर उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। और फिर दूसरा, उड़ान पाकिस्तान के प्लेटफार्म से SDGs 1 नो पॉवर्टी ये प्लान दिया है, उसकी एक पूरा मंसूबा है जो SDGs बुक में शामिल है, आपके पास भी है। SDGs 5 जेंडर इक्वलिटी, SDG 10 रिड्यूस इन इक्वलिटी, ये सारे वो मनसूबा जात हैं जो गुर्बत में कमी लाएंगे और सूबों की मदद करेंगे, इदारों की मदद करेंगे और इसमें बेहतरी लाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर नफीसा शाह साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। जी स्पीकर साहब, जो जवाब दिया गया है वो तो मुझे लगता है कि आटे में नमक के बराबर है। मुझे वज़ीर साहब या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ये बताएं कि गुर्बत इस मुल्क में है कितनी और वो मेजर कितना करते हैं। वर्ल्ड बैंक का डेटा के मुताबिक 45% पावर्टी है इस मुल्क में, विच मीन्स कि आपकी निस्फ आबादी गुर्बत की सतह के नीचे है। ये उनका डेटा है। आपका डेटा क्या कहता है? आप पावर्टी को मेजर कैसे करते हैं? सबसे तो हमें ये बताएं। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एफर्ट करके, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत अहम है, लेकिन इट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ द मेन इशू विच इज़ नियरली 45% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर बिलो पावर्टी लाइन। हमें आप अपना डेटा बताएं, आपके मुताबिक गुर्बत कितनी है और इस गुर्बत को आप थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स कैसे आप इसको जो है वो रिमूव कर रहे हैं या अलिविएट कर रहे हैं। थैंक यू। शुक्रिया। सुबानी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। गुर्बत वाकई आप इधर आगे। गुर्बत वाकई हमारे मुल्क का एक मैडम बहुत हसास इशू है और ये कोई आज से नहीं है, डे 1 से है। इसको ख़त्म करने के लिए जो प्लानिंग कमीशन अपने मनसूबाजात बना रहा है, ये हम सिर्फ फ्रेमवर्क दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बिस्क पे जरिए कर सकते हैं। और ऐसे अदारे
जो माली मुआवनत करते हैं उसमें हम ऐड करते हैं, एडअप करते हैं, जिसमें अभी मैं बता रहा था कि 40 अरब रुपये एडअप किया है। तो अगर आपके पास कोई प्रपोजल मजीद है तो हम उसके बेसिक, हमारे पास एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, बैतुल माल है, और इस तरह के बहुत से अदारे जो सूबाई सतह पे भी और मरकज़ की सतह पे भी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। इकबाल अफरीदी साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा हॉनरेबल मिनिस्टर से क्वेश्चन है कि लूज एरिया को तरक्की याफ्ता पापोश इलाकों के बराबर लाने के लिए ये क्या इकदाम कर रहे हैं? और आप अगर देखें 9/11 के बाद आप कबायली इलाका जात में दर्जनों ऑपरेशन हुए हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज और रोडें तबाह हुई है। तो लूज एरिया तो वहाँ पे है। मैं एक मेंबर कौमी असम्बली, आज तक 2 साल पूरे होने को है, इस वफाकी हुकूमत ने एक पाई हमें नहीं दी। तो वो लोग जो इंतजार में बैठे हैं वहाँ पे सब कुछ तबाह है। ये वफाकी हुकूमत और मिनिस्टर उनके लिए क्या कर रहे हैं? जी सुबानी साहब। सर, जिन इजला का फादर मेंबर जिक्र कर रहे हैं, ये मर्जर डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके अपने मनसूबा जात होते हैं और अपने मनसूबा जात हम उसे मॉनिटरिंग करते हैं। अपने मनसूबा जात में हम मर्जर डिस्ट्रिक्ट में लमसम अमाउंट देते हैं, जो जिसकी मेरे पास फिगर मौजूद है, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए मैं अपने फादर मेंबर की खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा, ये हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है। हमारे पास जो डिमांड आती है, प्लानिंग कमीशन उस डिमांड को पूरा करने के लिए उन इजला में रकम मुख्तस करते हैं। मनसूबा जात उनके अपने होते हैं कि वो अपनी चीज़ों को, एजुकेशन को कैसे अपलिफ्ट करेंगे, रोड स्ट्रक्चर को कैसे अपलिफ्ट करेंगे, वापडा को कैसे अपलिफ्ट करेंगे, ये उनके अपने मर्जर डिस्ट्रिक्ट के अपने मनसूबा जात है। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। इधर नाम तो बड़े रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मगर एक क्वेश्चन पे इतना नहीं कर सकते। मैं आखिरी दे देता हूँ, मेहताब अकबर राष्ट्रीय साहिबा, आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब वाला। बात यह है कि जिन इश्यूज़ पे हम बात करते हैं और जब गुर्बत की बात आती है तो उसकी स्टैटिस्टिक्स बेशक आप पेश कर दें, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स उस तस्वीर को गलत साबित करते हैं जो हमारे सामने है। गुर्बत आपको हर जगह नज़र आती है और हम नहीं जानते कि ये कैसे ख़त्म होगी। जो सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब इतने बहुत सारे मंसूबे बनाए जाते हैं और हमारे सारे ये कागजात उनसे भरे हुए हैं, तो मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या है? क्या आप लोग मॉनिटर करते हैं कि जितने अरसे के लिए ये मंसूबा बनाया गया है वो इतने अरसे में पूरा होता भी है कि नहीं होता, बल्कि वो नहीं होते और उनकी जो रकूम है, उनकी जो लागत है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन गुर्बत की जहाँ बात है, गुर्बत वहीं के वहीं रहती है, कोई हमें उसमें कमी होती नज़र नहीं आती। शुक्रिया जी। सुबानी साहब। सुबानी साहब को जो मॉनिटरिंग है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑडिट के जरिए शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाते हैं, हमारा डिपार्टमेंट बनाता है, और इसमें कतई तौर पर कोई शक वाली बात नहीं है कि इसमें कोई ज़िया नहीं है। मैं इंश्योर करता हूँ हाउस को कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हम इसे मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं और इसे थर्ड पार्टी से वैलिडेशन भी करवाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन समीना खालिद गुरकी साहिबा, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ताहिरा औरंगजेब साहिबा। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछें। इन्होंने बड़ी तफसील से आंसर दिया है, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है। इन्होंने ये कहा कि एफएज को मसरूफ़ अमल कर लिया गया, इमलाक की फ़रोग़ से मुतल्लिक एक सौदा मुकम्मल हो चुका है, तो ये जो बाकी सौदों के मुतल्लिक उन्होंने कहा मुख्तलिफ मराहिल में है, तो ये कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? थैंक यू जी। आसिया इसाक सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे इन्होंने पूछा कि कौन कौन से मंसूबे जो हैं वो कंप्लीशन के बिल्कुल करीब हैं,
तो इंशाल्लाह PIA की जो है वो प्री बिड हो गई है 26 और 29 के दरमियान में, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मिड ऑफ या एंड ऑफ नवंबर में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिडिंग के ऊपर जा रहे हैं। इसी तरीके से जो फर्स्ट वुमेन बैंक है सर, इसकी बिड्स रिसीव हो चुकी हैं और रेफरेंस प्राइस जो है उसकी अप्रूवल के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ये बाय मंडे जो है मंडे 13 अक्टूबर हम बिड ओपनिंग करने जा रहे हैं फॉर अप्रूवल, और अल्लाह ने चाहा तो 17 अक्टूबर को इंशाल्लाह हम सेल परचेज एग्रीमेंट फर्स्ट वुमेन बैंक का होगा, और ये इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है UAE की जो इसको एक्वायर कर रही है सर। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है इसकी जो बिड ऑफर है वो इंशाल्लाह 24 अक्टूबर को रिसीव होगी, 27 अक्टूबर को बिड की ओपनिंग है, और ये जो है इंशाल्लाह बाय बिफोर दिसंबर हम इसका सेल परचेज एग्रीमेंट इसका कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सर यही वो तमाम चीज़ें थी, अगर यही पूछना चाह रही थी तो। जी सैयद वसीम हुसैन टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा सप्लीमेंट ये है कि हम पाकिस्तान के वो जितने भी ऐसे इदारे हैं कि जहाँ पर हम उसको बिड करने जा रहे हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी क्या वजूहात मुल्क में पैदा हुई हैं पाकिस्तान बनने से लेके आज तक? क्या इसकी वजूहात ये तो नहीं है कि गैर कानूनी तौर पे उसमें भर्तियां की गई हैं? क्या उन पे गौर किया जाए, उन अवामिल पे नज़र रखी जाए कि किस वजह से आज ये PIA यहाँ तक पहुँचा है? तो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि हम उठा के सब तमाम इदारों को, सारी चीज़ों को हम परचेसिंग की तरफ, सेलिंग की तरफ, सारी चीज़ें असल वजूहात को भी, जिस वजूहात से PIA खसारे के अंदर है उन वजूहात को भी तलाश करना चाहिए। क्या वज़ीर मौसूफ मुझे जवाब मिलेगा कि क्या ऐसी वजूहात पेश आई हैं जो खसारा किन वजूहात की बिना के ऊपर आज हम इस नेच तक पहुँचे हैं? थैंक यू मिस्टर डिप्टी स्पीकर। मेरे ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन का डोमेन नहीं है। ये सवाल जो है ये ऑनरेबल मेंबर को कैबिनेट से पूछना चाहिए कि वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान जो है वो अपने इदारों को प्राइवेटाइज कर रहा है। सर शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अहमद सलीम सिद्दीकी साहब। नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। सर थोड़ी देर पहले भी प्लानिंग डिवीजन से एक क्वेश्चन नंबर पढ़ें, नंबर 36 सर, मैं बोल चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 36। नंबर पढ़ें। 36 सर। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर मैं थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन प्लानिंग डिवीजन से कर चुका हूँ। माजरत के साथ हर सवाल का जवाब ऐसा ही है जैसे इसमें 36 में दिया है, और ये कह रहे हैं कि जी मैं सर्वे 7 ये कह रहे हैं कि कंप्लीटिशन पे है। तो ये जो प्लानिंग हो रही है, ये जो सारे प्रोग्राम डिज़ाइन किए जा रहे हैं, तो वो किस आदाद व शुमार पे किए जा रहे हैं? क्योंकि आपका सर्वे कंप्लीट अब हुआ नहीं है जो कि आप खुद कह रहे हैं, और आप अरबों खरबों रुपए के प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो किस आदाद व शुमार पर कर रहे हैं, इसकी जहमत करेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो सर्वे ये थर्ड पार्टी से वेरीफाई करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? थैंक यू सर। जी सुबानी साहब। जनाब स्पीकर, हर 10 साल के बाद सर्वे होते हैं सर। एग्रीकल्चर सेंसस पहला 1960 में हुआ, फिर 72 में हुआ, फिर 1980 में हुआ, 1990 में हुआ, 2000 में हुआ, 2010 में हुआ, अब भी हो रहा है, जिसे फ्लोट करने में मेरा ख्याल हफ्ता 10 दिन बाकी हैं। मैं इसमें सिर्फ ये अर्ज करूं कि 7 सेंसस जो हैं ये कंप्लीट हैं। 7 अगर आगा साहब इजाज़त दें, इकोनॉमिक सेंसस हो चुका है, हाउस होल्ड का हो चुका है, लेबर का
आप स्पेसिफिक सवाल करना चाहें तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, आप बहस तो नहीं कर सकते ना सवाल पे। आप इतना जवाब आ गया, आपका रिकॉर्ड पे आ गया। नहीं, आलिया कामरान साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। जी सर, मेरा सवाल ये है मोहतरम से कि जो मैं कहता हूं और रिस्पांस करते हैं आपको इस सवाल के बाद। तशरीफ रखें। जी सर, मेरा सवाल ये है कि वर्ल्ड बैंक जो डेटा दे रहा है कि पाकिस्तान में खतरे गुर्बत से नीचे जो लोग ज़िंदगी गुजारे 43% सर उनकी वो फिगर देता है, और जो फिगर हम दे रहे हैं सर वो उससे टैली नहीं करती है। तो और बल्कि यहाँ पे मेरी मोहतरम कुलीग ने उनसे सवाल किया कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मोहतरम ये तजाद क्यों है? कम से कम हमें वो तजाद बता दें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर हम खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ठीक है, गुर्बत है, लेकिन फ़र्क क्यों है उनके सर्वे में, उनके रिपोर्ट के मुताबिक और हमारे उस फिगर्स के अंदर सर? जी सुबानी साहब, इसमें आप जो ऑनरेबल आगा रफीउल्लाह साहब ने जो पूछा था उनको भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब दें। जी बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री जवाब देता हूँ। जी आगा साहब मेरे भाई हैं, जो इनका जो सवाल है कि सेंसस के इशू पे, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इन्होंने पूरा सुना नहीं है कि 7 किस्म के सेंसस जो हैं, इन्होंने लेबर सेंसस का पूछा, उसका जवाब मेरे पास मौजूद है, उसका मैं डाटा भी इनकी टेबल पे रख देता हूँ। जो बहन कह रही हैं, इनका जो सवाल है कि जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं मैडम, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए जो मनसूबा जात हैं, जो गवर्नमेंट अपने लेवल पे, प्लानिंग कमीशन अपने लेवल पे जो कर रहा है, इसका जो डाटा वो बिल्कुल मैं वाज़ह कहना चाहता हूँ कि ये डिजिटल सर्वे के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, मगर इसे अपलिफ्ट कैसे करना है ये सवाल है। इसके लिए गवर्नमेंट अब इकदाम उठा रही है। SDGs के हर शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले जो मामला था उन्हें कवर किया गया और उन्हें सपोर्ट भी किया गया विद फंडिंग। इस पे फंडिंग के लिए कभी भी कोई कोताही नहीं की गई और आंदा भी नहीं होगी इंशाअल्लाह जी। थैंक यू जी। शुक्रिया। एक सवाल रह गया था, नफीसा शाह साहिबा, नॉट प्रेजेंट। जी शाहिदा रहमानी साहबा। Thank you, Mr. Speaker. Question number 37. आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछे। जी इसमें जो जवाब दिया गया है, इसमें नॉन मुस्लिम के हवाले से कहा गया है कि तमाम स्कूलों में इस्लामाबाद ICT के अंदर ये इसकी तालीम दी जाती है। अभी मेरे पास परसों ही एक डेलीगेशन आया था क्रिश्चियंस का, उन्होंने कहा कि जी हमने अपने बच्चों के लिए स्कूल लेके गए कि हमारा बच्चे को इस्लामियात पढ़ाई जा रही थी। जब हमने उस पर ऑब्जेक्शन की तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लिहाजा आप जो हैं किसी और स्कूल में करवाएं। तो हमने मिशनरी स्कूल में करवाया। तो ये जो जवाब है बिल्कुल ही गलत है, और इसी तरह इस्लामी तालीम भी जो है हर स्कूल में नहीं दी जा रही है, प्राइवेट स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं। फरहानाज अकबर साहब। बहुत शुक्रिया। इनके दोनों सवाल बहुत पर्टिनेंट है, बट लेट मी टेल यू, हमारा एक नेशनल करिकुलम काउंसिल है और इसके होते हुए हमने एक इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्टर हैं, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस की थी। तो उनके साथ मिलके इन्होंने ये जो 7 रिलीजियस वो हैं, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बहाई एंड कलाश, ज़ोरास्ट्रियन एंड बुद्धिज़्म, इनके ऊपर एक कमेटी बनी थी और इसमें फ्रॉम ऑल ओवर द प्रोविंसेस वी हैड पीपल to make their books, and now the National Book Foundation is about to print it, or as a ministry we feel that we will use teachers sector wise, क्योंकि she's right, not in all schools but there are 3 Christian communities जहाँ पे colonies हैं, वहाँ पर ethics पढ़ाया जा रहा है। जो गवर्नमेंट पढ़ा रही है वो F62 में है, 100 क्वार्टर वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, G72 में है वहाँ पर पढ़ाई जा रही है, और G81 में जहाँ 60 क्वार्टर्स है where the Christian colonies are more, वहाँ पढ़ाई जा रही है। लेकिन फ़िलहाल एथिक्स पढ़ा रहे हैं। इफ़ शी कुड काइंडली आइडेंटिफाई मी द स्कूल विच शी इज़ टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ये एक अभी बुक्स जब पब्लिश होंगी उसके बाद हम इसको एज अ मिनिस्ट्री इसको टेकअप करेंगे और उसके बाद इनको फ्लोट करेंगे इन द मार्केट। थैंक यू।
जी आलिया कामरान साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। मोहतरम मेरा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इमरजेंसी एजुकेशन इमरजेंसी का सर जो निफास का ऐलान किया था 1 साल के बाद सर उसके क्या नताइज हैं? जी फराना I would take this as a fresh question and then in the next I will answer for this. Okay. जी नुज़रत सादिक साहिबा। थैंक यू सो मच स्पीकर साहब। मेरा क्वेश्चन इन्होंने अभी मेंशन किया डिफरेंट फेथ्स का, सिखिज्म और बहाई फेथ का, तो मुझे ये बताएंगे कि कितनी कम्युनिटी है बहाई फेथ की यहाँ पे, कितनी कम्युनिटी है, व्हाट्स द नंबर? थैंक जी नुज़रत साहब। जी यहाँ पर अभी जी they have not identified basically as I said we had people from all these areas from Balochistan, GB, and they have made the books. They've not given us the correct number of students in Islamabad. So as soon as I get that, I'll let her know. Thank you. Shukriya. Next question, Dr. Nafisa Shah Sahib. Thank you, Mr. Speaker. My question was on silk imports. Okay, volume कितना है? Number पढ़ें. Question number 34, supplementary. The answer be taken as read. Supplementary पूछें. The question was on silk imports. कि कितना है उसका volume उन्होंने government ने बता दिया है, which is around $6 million US. फिर मेरा दूसरा question ये था कि क्या हुकूमत जो है वो सेरिकल्चर, हमारे पास मलबरी बहुत है, we just have to make very few inputs, हम import substitution कर सकते हैं, तो आप सेरिकल्चर प्रोडक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? मुझे हैरत है कि जवाब ये मिला है कि सिल्क जो है डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है। बड़ी साहब, आई होप आप सुन रहे हैं ये। बड़ी साहब, आपने जवाब देना है। अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो क्या ये कॉमर्स जो डिवीजन है उनका जिम्मा नहीं है कि आप प्रोविंसेस के थ्रू, TDAP के थ्रू, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू के कोऑर्डिनेटेड अप्रोच करें? अगर हर चीज़ का हम ये जवाब देंगे कि सूबों का है, तो ये वफाक जो है क्या करेगी? ट्रेड वफाक का सब्जेक्ट है। अगर आपको सेरिकल्चर प्रमोट करना है तो यहाँ से आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, सूबे आपके फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हर चीज़ आप सूबों पर डाल देंगे तो आपका कैसे, आपकी हिकमत अमली क्या होगी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की? इसका काइंडली जवाब दें। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। शुक्रिया जी भट्टी साहब। जनाब स्पीकर साहब, देखें जो प्रोडक्शन के मामलात हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नहीं हैं, और इसीलिए ये जवाब जो है इंपोर्ट का जवाब था वो हमने इंपोर्ट का जवाब दिया है। एक्सपोर्ट का पूछें वो जवाब देने को तैयार है, लेकिन प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही, कितनी हो रही है, उसमें कौन इन्वॉल्व है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप हमारे अंडर एग्रीकल्चर को कर दें, प्रोविंसेस को भी कर दें, तो हम इस पे तैयार हैं आपको जवाब देने पे। जी शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीद आमिर जीवा साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं क्वेश्चन नंबर 37 पे आपसे टाइम चाह रहा था। जी आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री पूछें। 38। माय क्वेश्चन इज 38 बट आई वाज रेजिंग माय हैंड टू टॉक ऑन क्वेश्चन। गुजर गया, आप इसको 38 को आप पढ़ें जी। क्वेश्चन नंबर 38 तो आंसर भी टेकन एज रेड। सवाल पूछें। उस पे स्पीकर साहब ये पूछा गया था कि वो कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आपने सोलर जो है वो सोलराइजेशन की है। मेरा क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी भी कॉलेज या स्कूल को उसको क्या क्राइटेरिया है जिनके लिए, जिस पर आप सोलराइजेशन के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करते हैं? जी फरहानाज अकबर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। Actually, we started this project. We have 432 schools, and we started them in 100 schools in the first phase, and they were all in the rural areas. और जो criteria था कि वहाँ पे electricity breakdown होता था, local load shedding होती थी, और जितनी भी तीनों constituencies हैं 46, 47, 48, इसमें spread out किया है इसको solarization को, और second phase में फिर हम बाकी जो school रह गए उसको करेंगे। और colleges में हमने अभी तक नहीं किया है, universities में किया है। 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल,
उसमें 24 जो है उनमें इंस्टॉल्ड हो गया है और 6 रह गई हैं, और कुछ जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग्स में हैं जो रेंटल बिल्डिंग्स हैं, तो दे आर लुकिंग इनटू इट कि वेदर वी कैन इम्प्लीमेंट इट देयर और नॉट। थैंक यू। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस नाइमा किश्वर खान साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 39। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जवाब तो मुझे बड़ा तफसीली दिया गया है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको कमेटी को रेफ़र करें ताकि इसका तफसीली हम उसको उधर एनालिसिस करें, क्योंकि जब ज़म अज़ला को ज़म किया गया है तो हमसे वादा तो किया गया था कि हम हर साल उनको 100 अरब देंगे, लेकिन दिए नहीं गया। वो फंड प्रोवाइड नहीं किया गया, उधर उनको स्कीमें नहीं दी गई, उधर कोई डेवलपमेंट काम नहीं किया गया और ना पीएसडीपी में उनके स्कीमें शामिल की गई। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको आप कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए ताकि उधर हम देखें कि उधर कितना काम हुआ है, कितना डेवलप किया गया है और केपी के कितने पीएसडीपी में स्कीमें शामिल की गई है 2019 से, उस पे को कितना फंड ट्रांसफर किया गया है और उस पे कितना उसको दिया भी गया, कितना गया है और उस पे काम कितना हुआ है। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। सुबानी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरी बहन का बड़ा माकूल सवाल है। इस सवाल का जवाब तो बड़ा कम्प्रीहेंसिव दिया गया है। जो मोहतरमा कमेटी को भेजकर पूछना चाह रही हैं वो मर्जर अजला को जाने वाले रकूम की सिक्योरिटी के लिए या उनके जवाबात के लिए पूछना चाह रही हैं। अगर मर्जर अजला में हुकूमती फंड जा रहे हैं और उनका अकाउंट फार नहीं है तो ये नामुनासिब बात है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, कमेटी को जाएगा ताकि ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी और आपकी तसल्ली भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। शाहिद अहमद साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये बड़ा इंतहाई अहम सवाल है। डिटेल्स तो मोहतरमा के पास आ गई होंगी। मैं उनकी इस बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि जो हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट फाटा या मर्ज अजला है उनके साथ जितने भी वादे किए गए थे, उनका जो ड्यू शेयर था और स्पेशली जो एनएफसी जो जिसकी आबादी खैबर पख्तूनख्वा में जम हुई, तो एक तो एनएफसी में जो ड्यू शेयर था वो नहीं मिल रहा, या जो वादे किए गए थे उनके साथ जब उनका इंतजाम हुआ, बावजूद इसके कि वहाँ पे जो वार अगेंस्ट टेरर लड़ी गई, वहाँ पे जो कंपनसेशन थी और फाटा में जो एक जंग गुजरी, और फाटा हमारा पहले से ही बड़ा महरूम इलाका था, लेकिन जब इसको जम किया गया इसी बुनियाद के ऊपर के जम अजला जो है ये तरक्की करेंगे और उसका एनएफसी का 1-2% जो है वो वहाँ पे लगाया जाएगा और स्पेशल पैकेज जो सालाना 100 अरब रुपए फाटा को मिलने थे, बदकिस्मती से फाटा को वो ड्यू शेयर ना मिल सका। उनके जो बुनियादी हकूक थे, उनके जो बुनियादी मसाइल थे वो हल ना हो सके, तो वफाकी हुकूमत को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी फाटा जो है वो इंतहाई डिप्लॉयड है, स्पेशली वार अगेंस्ट टेरर। जी सुबानी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। इसका बेहतरीन हल जो मैडम ने दिया है कि इसे कमेटी में भेजा जाए ताकि शाह साहब भी बैठे, मैडम भी बैठे, जो कमेटी है वो इसे स्क्रूटनाइज करे और जो मर्जर अजला में जो फंड्स गए हैं, जा चुके हैं या कम गए हैं, ये सारे वहाँ डिस्कस हों और इसमें बेहतरी आ सके। हम इसके हक में हैं बुनियादी तौर पर। बहुत शुक्रिया जी। जी, इट इज रेफर्ड टू द कमेटी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर गुलनाज शहजादी साहब। स्पीकर साहब, क्वेश्चन नंबर 40। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री जी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ पे आई विल अप्रिशिएट दैट कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रही हैं। उसमें से ऑब्वियसली जब वो सॉफ्टवेयर परचेज़ और सेल कर रहे होते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन करते होंगे।
तो मैंने यही यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की थी कि उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। तो जो सी है उसमें क्वेश्चन नंबर सी में आखिरी है, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो मैं चाह रही थी कि वो शेयर कर दी जाती हमारे साथ। जी ठीक है जी, फरहानाज साहब। जी बहुत शुक्रिया। इनका जो सवाल था, इन्होंने तो सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा था। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, आई विल गेट इट फॉर हर। आई हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड विद दैट, so आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट। थैंक यू जी। फ्रेश क्वेश्चन दे दें। फ्रेश क्वेश्चन कर दें जी। क्वेश्चन आर इज ओवर। मिस्टर महेश कुमार मलानी, मिस्टर अब्दुल अलीम खान, राना इरदाद शरीफ खान, चौधरी महमूद बशीर विर्क, मिस्टर अहमद अतीक अनवर, मिस्टर फैसल अमीन खान, मिस्टर उमेर खान न्याजी, मिस्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर वट्टू, मिस सोफिया सईद शाह, मीर गुलाम अली टालपुर, सैयद तारिक हुसैन, मिस्टर मोहम्मद मिकदाद अली खान, सैयद वसीम हुसैन, ख्वाजा शिराज महमूद, आसिया नज़ीर जाम, अब्दुल करीम बिजार, मिस्टर मोहम्मद अली सरफराज हैव रिक्वेस्टेड फॉर द grant of leave. Is leave granted? Granted. जी इकबाल अफरीदी साहब on point of order. शुक्रिया जनाबी स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, आज आपकी और इससे
बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात ये करनी है कि सारी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू त्यौहार दिवाली आ रहा है 20 अक्टूबर को, तो उस सिलसिले में बात ये करना चाह रहा था कि मैं सारे प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को और ख़ास तौर पे फेडरल और सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना ये चाह रहा था कि लोगों की तनख्वाहें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं हिंदूज़ जो हैं उनकी सैलरी सब बिफोर दिवाली दी जाएँ। और दिवाली के दिनों में सर ये 2-3 दिन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा पावर मिनिस्टर को भी कि वो लोड शेडिंग मंदिरों वगैरह पे ना हो सर, और ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि प्लीज़ सैलरीज बिफोर टाइम दी जाए ताकि वो अपने त्यौहार मना सकें। और मंदिरों में सर प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोड शेडिंग ना हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी वसीम अहमद साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। थैंक यू मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, एक अहम पॉइंट के ऊपर आपकी और इस ऐवान की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो जैनको से सरप्लस मुलाजमीन को लो ग्रेड में करके लोएस्ट ग्रेड में करके जैनको से पूरे पाकिस्तान में 2800 लोगों को भेजा गया, उनके स्केल डाउन किए गए और उसी के अंदर लोग जहनी अजियत और परेशानी का शिकार रहे। और एक जी डिप्टी स्पीकर साहब, जी बोलें आपकी तवज्जो चाहूँगा। उसी में एक बच्चा था शहराज खान कुरैशी वल्द इरशाद खान कुरैशी, जो हैदराबाद का रिहायशी बच्चा था। उसको जैनको से पीपीएमसी के अंदर जब ट्रांसफ़र किए गए तो DGHR जैनको ने उस बच्चे को 7वें स्केल में वो था, उसको फर्स्ट स्केल के अंदर भेज के जैनको में से पीपीएमसी में भेजा गया। पीपीएमसी में तमाम के ट्रांसफ़र किए गए, वो बच्चा हेस्को के अंदर हुआ और हेस्को से उस बच्चे को एक ग्रेड यानी कि चौकीदार के बुनियाद के ऊपर उस बच्चे को भेज दिया गया नवाबशाह। और वो इसी कस्बा पुरसी में जहनी अजियत का शिकार होते हुए उसने परसों रात अपने आप को फांसी दे ली और वो वहाँ पे नवाबशाह के एक गांव के अंदर उसकी पोस्टिंग थी। एसडी उससे 12-12 घंटे की नौकरी ले रहा था। इसी जहनी टेंशन में बच्चे ने 21 साल के बच्चे ने अपने आप को फांसी दे ली। मैं समझता हूँ कि ये मैटर स्टैंडिंग कमेटी में भी चल रहा है। आपकी कुर्सी से रूलिंग दें कि मिनिस्टर साहब फौरी तौर पे एक इसकी इंक्वायरी की जाए कि किसकी गफलत है, किसकी जहनी तनाव की वजह से वो बच्चा ने अपनी खुदकुशी कर ली। और जितने ऐसे मुलाजमीन हैं कि उन फौरी तौर पे उन मुलाजमीन को उनके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर और उनके ग्रेड को मुकम्मिल अपग्रेड करके उनकी पोस्टिंग की जाए। देखिए डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको फिर बताऊं कि जो पीपीएमसी से ऑर्डर हुए हैं वो जाके सक्कर के सेपको के अंदर जो ऑर्डर हुए, आप खुद जानते हैं, आप भी सिंध के उस सांगड़ के इलाके से बिलोंग करते हैं। कश्मीर कंदकोट के अंदर एसएसपी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है और उन मासूम मीटर रीडर जो 5वें सेल का, उनको देहातों गांवों में नौकरी करने के लिए भेज दिया गया। आज तमाम ये 2800 घराने आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पे जो जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस कंपनी में डिस्को की कंपनी में भेजा उसको होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको फौरी तौर पे किया जाए। शुक्रिया। तकरीर तो नहीं हो सकती ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। आपका पॉइंट आ गया, रिकॉर्ड पे आ गया। शुक्रिया।
शुक्रिया। मियां खान साहब। जी मियां खान साहब का माइक खोलें ऑन। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत मेहरबानी। मैंने कल भी कोशिश किया था, टाइम नहीं मिला है। गुजारिश ये है कि कल भी सिक्योरिटी के बारे में बात हुए हैं, तो हमारे बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रहे हैं उसके बारे में मैंने कहा कि मैं गुजारिश करूंगा, इस हाल को थोड़ा सा बता दूंगा कि जो वहाँ पे BLA या वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, उसमें बलूचिस्तान बहुत डिस्टर्ब हैं। और गुजारिश ये करूँगा कि इस हाल में कि PM साहब का जिक्र नहीं होता है, हमारा जो फील्ड मार्शल साहब हैं उसका जिक्र नहीं होता है, जो हमारे पूरे पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा किए हुए हैं और इंडिया को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है उसका जिक्र कोई भी नहीं करता है। ख़ासकर अपने जो नीचे सतह की चीज़ें हैं, जो अपने हल्के के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें एक ऐसा फील्ड मार्शल मिला है PM साहब की निगरानी पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रहे हैं उसको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। और दूसरा मैं गुजारिश करूंगा, जो अफ़गानिस्तान में वहाँ पे लोग टकाने बनाए हुए हैं, यहाँ के बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और उसका भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं आपका तवज्जो चाहूँगा। और दूसरा गुजारिश ये करूँगा कि कुछ अभी जो फ्लड आया था पंजाब और सिंध में, और ख़ासकर इनके मसले पे इतना इशू उठाए तो पूरे हाल थोड़ा सा परेशान था। मैं कहता हूँ वहाँ पे बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रहे हैं, जो खूनारेजी हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं उठा रहे हैं। मैं इस हाल को गुजारिश करूँगा, खुदारा बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रहे हैं, जो BLA कर रहे हैं, जो हमारे तंजीमें कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी बात करना चाहिए, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए खुल के, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा जो पाकिस्तान का बहुत एक अहम सूबा है। गुजारिश करूँगा कि पानी तो चलो ठीक है, उसमें नुकसान हो गया, लेकिन वो उधर बंदों का नुकसान हो रहा है, उधर बंदे कत्ल हो रहे हैं, उस पे ये लोग खुल के बात करना चाहिए। मैं इस हाल से गुजारिश करूँगा, खुदारा इसको दहशतगर्द करार दिया जाए, इस तंजीमों के खिलाफ खुलकर बात करना चाहिए। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जी। ब्रिगेडियर गुमन साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, 1 मिनट के लिए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब, मैं आपकी सिर्फ तवज्जो दिलाऊंगा, मेरे हल्का NA 74 सियालकोट दरिया चिनाब के साथ जो बरलब वाक़या है वहाँ सैलाब आया और 20 अमवात हुई, आज तक उनको कंपनसेशन नहीं मिली। दूसरा, वहाँ जो माफिया है, रेत माफिया, वो सरेआम लगा हुआ है, हुकूमती जो MNA MP है वो साथ मिले हुए हैं, और मुल्क का अकबर अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जी वाइंड अप करें ब्रिगेडियर साहब।
मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुझे ये नेशनल लेवल का नुकसान है कि वहाँ से रेत निकाल कर दरिया का रुख मोड़ दिया जाता है और वो वहाँ जो हमारे गांव हैं वो ज़ेर आब आते हैं, फसलें तबाह होती हैं, जानें ज़ाया होती हैं और ये माफिया को आज तक किसी ने लगाम नहीं डाली। एक तो मेरी वज़ीर दाखिला से ये अर्ज़ है कि उसको उनके ख़िलाफ़ बाकायदा इंक्वायरी कराई जाए और जो भी कल्परेट हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दूसरा, एक मेरे हल्के में यूनिवर्सिटी बन रही थी जो तकरीबन 70% बनी है और चाइनी कॉम्युनिटी के पास थी, उसके फंड भी बंद कर दिए गए हैं। ये पंजाब हुकूमत का तलीम के साथ दुश्मनी है। मेरी अर्ज़ होगी, मेरी दरख्वास्त होगी, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट का कंबाइंड प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था, ये इसको मुकम्मल होना चाहिए। और आखिरी मेरा जो है कि मोटरवे जो खारियाँ से समरा से खारियाँ बन रही थी उसके भी फंड बंद किए गए हैं, वो भी फंड को फ़ौरन खोला जाए ताकि लोगों को आने जाने का आसानी हो और हमारा शुक्रिया जी। शाहिद अहमद साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आपका पॉइंट आ गया जी। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक अवामी जो मसला है उसकी तरफ सूबाई हुकूमत जो हमारी कैपिटल की है उसकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहले भी मैंने ये बात की थी, तकरीबन 20 साल हो गए, 2005 से लेकर 2025 है जो ज़लज़ले में वहाँ नुकसान हुआ था, अभी तक 216 स्कूल नहीं बना सके। वो सड़कें तकरीबन जो इसी तरीके से अधूरी रहती थी वो नहीं बना सके, जो अस्पताल थी वो नहीं बना सके। अब जब हम फिर रब्ता करते हैं, बार बार उनसे रब्ता हुआ है और ये जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ली है। बाकी बातें तो करते हैं तो लेकर इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन ये सूरत हाल है कि 20 साल हो गए, 3 दफ़ा इनके हुकूमत आई है, तीसरी, और इसके बावजूद जो लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, स्कूल जो प्राइमरी है, हाई है या मिडिल है, अभी तक बच्चे बगैर 216 स्कूल, बड़े अलमिया की बात है कि एक जिला में 216 स्कूल अभी तक ये नहीं बना सके और इसके साथ उनको पैसे भी मिल गए। बालाकोट सिटी के लोग अभी तक शेल्टर में रह रहे। वो शुक्रिया जी। पुलेन साहब जी, 1 मिनट के लिए प्लीज। थैंक यू जनाब। मैं सर
अभी आप जब ये फोरम दहशतगर्दी की मजम्मत पर है, यकीनन हम भी बैसित एक पार्लिमानी जमात के दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्दियाँ होती हैं और इस मुल्क में भी जहाँ जहाँ दहशतगर्दियाँ हो रही हैं हम सब उसकी मजम्मत में हैं और साथ खड़े हैं। लेकिन सर मैं आपसे गुज़ार कराना चाहता हूँ कि मैं अपने हल्के की एक छोटी सी बात बल्कि बड़ी सी बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि हमारे बॉर्डर्स जो एरियाज हैं जीवनी से लेकर चमन तक, उसमें तुरबत आ गया, पंजगूर आ गया पॉइंट आपका, शुक्रिया। आप नहीं जी माइक खोलें जी, वाइंड अप करें जुम्मे का टाइम है, वाइंड अप करें सर, आप छोड़ दें ना, वाइंड अप करूँ सर। उसमें ये हमारे बॉर्डर को बंद करके 25 लाख लोगों को बेरोजगार किया गया है। क्या ये यहाँ से हिजरत करके मक्के जाएंगे? ये तो ऑलरेडी दहशतगर्दी की तरफ जाएंगे सर। ये आप लोगों की हुकूमत क्या जुल्म कर रही है, क्या अजाब डाल रहे हैं आप हम लोगों पर? एक तरफ माशी बोरान है। शुक्रिया। शाहिदा रहमानी साहब आधा मिनट के लिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया। मेरा दरअसल ये किसी की इंसानों की जान का मसला है। मेरे एरिया में मेरे घर में जो काम करती थी उनको किसी ने स्पॉन्सर किया, वो उम्रे पे गए और 4 लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। और वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो इस्लामाबाद से हैं। तो मेरा मुतालबा ये गवर्नमेंट से कि इस पर फौरी एक्शन लें। मैंने इसकी एप्लीकेशन स्पीकर साहब को भी दी है, वज़ीर दाखिला को भी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आसिया साहबा जी आधे मिनट के लिए प्लीज़। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं चाहूँगी कि तवज्जो जो है वो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर जो है वो इसकी तरफ ज़रा सा तवज्जो दें मेरी पॉइंट पर। ये पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है ये हर दफ़ा हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए ये इस्लामाबाद आ जाते हैं, मुंह पे आके गाड़ियों को रोक के लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं। हम कोई काफिर हैं, यहूदी हैं, क्या है जो हमारे मुंह पे आके ये वाली बात कर रहे हैं? इनकी ब्लैकमेलिंग जो है वो कब तक हुकूमत बर्दाश्त करेगी? हर दफ़ा फलस्तीन का और हमास का और इसराइल का मुआहदा हो गया, फलस्तीनी वहाँ खुशियां मना रहे हैं कि जंग बंदी हो गई। आप आगे एक मिनट बात कर लें, ये किस चीज का एहतजाज करने आए हैं? शुक्रिया। In exercise of the power conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Monday,